हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। अपन देख रहे थे एमिनो एसिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड का था। अपना न्यूक्लिक एसिड चल रहा है ना। न्यूक्लिक एसिड में अपन देख चुके डीएनए की स्ट्रक्चर कि डीएनए की स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि डीएनए का संगठन क्या है, यानी कि आपको कार्बनिक संगठन की बात पूछे, डीएनए का कार्बनिक संगठन क्या है, तो आप क्या बताओगे? आपके है शर्करा, कोई भी क्षार होगा, है ना, क्षार हो जाएगा, प्यूरिन या पिरिडीन हो जाएगा, दोनों में से एक, और साथ में आपको फॉस्फेट, यानी कि 3 कार्बनिक यौगिक है जिनसे मिलकर डीएनए आपका बना हुआ होता है। अब अपन देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की प्रतिकृति किस, यानी कि डीएनए से डीएनए का निर्माण किस तरीके से होता है, क्या इसमें चेंजेस होते हैं। अब ये प्रोसेस अपन बाहर तो करवा नहीं सकते, अगर प्रैक्टिकली करवा पॉसिबल होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रोसेस क्या हो रहा है, बायोलॉजिकली हो रहा है। जैसे मान लो हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, कोई रिएक्शन करवाते हैं, तो उसके अंदर अपने कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है, यानी कि किसी भी चीज़ की अपने को रिक्वायर नहीं होती, बस 2 केमिकल मिक्स किया हो गई रिएक्शंस, है ना। लेकिन कई रिएक्शंस ऐसी होती है जिनके अंदर अपने को चाहिए हीट भी चाहिए, प्रेशर को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे अमोनिया का निर्माण हैवी प्रोसेस से अपन अमोनिया का निर्माण करवाते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि अपने को प्रेशर और टेम्परेचर को मेंटेन करके करवाना पड़ता है, क्योंकि जब अपन कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट की मात्रा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए अपने पास, यील्ड उसकी लब्धि अपने पास ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो कैसे भी करके अपने को ज़्यादा बनाना होता है ना। तो इसी तरीके से अब ये अपन क्या कर रहे हैं, डीएनए से डीएनए का निर्माण कर रहे हैं। तो डीएनए से डीएनए का निर्माण कर रहे हैं तो कुछ अपने को रिक्वायरमेंट होगी, कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तभी जाके होगा। अब ये प्रोसेस क्या होता है, बायोलॉजिकली होता है, यानी कि अपने अंदर बॉडी के अंदर ही ये प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर मान लो किसी चीज़ की रिक्वायर्ड है, मान लो डीएनए के दोनों रज्जु को क्या करना है, तोड़ना है, तोड़ के वापस से उन्हें टेम्पलेट को करना है, वापस से डीएनए बनाना है। तो क्या चाहिए अपने को, एंजाइम चाहिए। बायोलॉजिकल, जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है वो एंजाइम के द्वारा ही होता है, एंजाइम्स के द्वारा ही उन्हें प्रोसीड किया जाता है, और किसी की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि एंजाइम ही मुख्यतः उनको, या अगर कोई चीज़ को जोड़ रहे हैं तब भी एंजाइम यूज़ कर आ रहा है, अगर तोड़ रहे हैं तब भी एंजाइम ही यूज़ करते हैं। ओके, तो अपन डीएनए से डीएनए के निर्माण को प्रतिकृति कहते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन कहते हैं। ओके, रेप्लिकेशन की क्रिया क्या होती है, डीएनए से डीएनए के निर्माण की क्रिया को अपन रेप्लिकेशन कहते हैं मुख्यतः। ये अपने डीएनए से आरएनए भी बनाया जाता है, आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण भी किया जाता है, प्रोटीन से वापस डीएनए बनाया जाता है। ओके, पहले अपन केवल डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर करेंगे अपने आरएनए के बारे में कि आरएनए के अंदर क्या होता है। ओके, तो अपन कर रहे हैं प्रतिकृति। प्रतिकृति कर रहे हैं डीएनए से डीएनए का निर्माण, यानी कि डीएनए से डीएनए का निर्माण करना प्रतिकृति कहलाता है। अपने पास डीएनए का डीएनए से निर्माण करेंगे तो क्या होगा, अब मान लो ये है अपना डीएनए, ये डीएनए, अब ये क्या होती है, कुंडलन में होती है। इनके क्या होता है, जब डीएनए अगर उसके डीएनए की हेलिकल संरचना देखी जाए, हेलिकल संरचना किसने दी थी, वाटसन और क्रिक ने दी थी आपके डीएनए से डीएनए की संरचना। होगी तो ये क्या होती है, हेलिकल संरचना होती है। ये एक दूसरे को किससे जुड़ी हुई होती है, प्यूरिन या पिरिडीन से जुड़ी हुई होगी। उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है आपके, जैसे अपन ने बताया कल जाना, AT और GC, ओके, इनके बीच में जो बॉन्ड बने वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, सॉरी C, वो क्या होते हैं, मजबूत बंद होते हैं। मजबूत बंद होंगे, अगर माना जाए, देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड को ही कहा जाता है, लेकिन अगर बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, यानी कि कई संख्या में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो वो तो स्ट्रॉन्ग ही होंगे, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाते हैं, इनकी वजह से इनका कुंडलन अपन रोक नहीं सकते। रोकने के लिए अपने को क्या चाहिए, कोई ना कोई एंजाइम चाहिए, ताकि अपन उनकी क्रिया को रोक सके। ओके, तो ये क्या होते हैं, इनके कुंडलन होता है, इस कुंडलन को रोकने के लिए एंजाइम चाहिए। अगर ये कुंडलन है तो इनकी एथन है, अगर ये मान लो कुंडलन रुक भी गया तो किस तरीके से होगी इसकी संरचना, आपके इस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी। अब इस एथन को रोकने के लिए अपने को एंजाइम चाहिए। अगर ये एथन को रोकेंगे फिर इस क्या होना था, आपके ये सीधी
संरचना बन जाएगी। ओके, इस तरीके से आपकी संरचना बन जाएगी। अब इन क्रियाओं को करने के लिए कोई एंजाइम चाहिए, उसी एंजाइम की सहायता से ही होंगी। पहली बात तो अब इन हाइड्रोजन बॉन्ड को अपने को ब्रेक करना है। ब्रेक करना है तो कौन सा एंजाइम चाहिए कि इन हाइड्रोजन को वो ब्रेक कर दिया ना, तो आपके लाइगेज एंजाइम क्या होता है, तो अपन देख रहे थे डीएनए से डीएनए का निर्माण किस तरीके से होता है। आपके डीएनए है तो यहाँ से क्या होगा, कोई एंजाइम्स की प्रेजेंस में होगा। तो अपने को एंजाइम्स में इतना नहीं जाना है कि कौन सा एंजाइम आएगा कौन सा नहीं आएगा। वैसे मुख्यतः आते हैं आपके लाइगेज एंजाइम, टोपोआइसोमरेज एंजाइम यूज़ किया जाता है और पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ किया जाता है डीएनए के संश्लेषण के लिए। ओके, लेकिन अपने को क्या करना है, डीएनए को क्या करना है, पहले यहाँ से ब्रेक करवाना है। ब्रेक होगा तो ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, आप ऐसी बनेगी। तो इसमें जो एटम है वो खत्म करने के लिए टोपोआइसोमरेज यूज करेंगे। टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करेगा, इन दोनों सिरों को क्या करेगा, सीधा कर देगा। सीधा करने के बाद में इस तरीके की आपकी कोई संरचना बन जाएगी। अब इन्हें अपन क्या करते हैं, प्राइम नंबर दे देंगे। अपना था 5 प्राइम टू 3 प्राइम मान लें, और इससे मान लें 3 to 5 प्राइम मान लें। तो इसमें देखा जाए तो इसमें क्या हो गया, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये हो गया आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये अपनी संरचनाएं थी। अगर इसे मैं सीधा लिख दूं तो किस तरीके की होगी, 3 प्राइम टू आपको 5 प्राइम ही लेना आपको वापस से। इसमें क्या होगा, आपके डीएनए के अंदर ये संरचना है ये खुल जाएगी, यानी कि ओपन हो जाएगी। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, डीएनए ओपन हो जाएगा। ओपन होके इस तरीके की संरचना बन जाएगी। अब इसमें ये 3 to 5 है, मान लो ये 3 to 5 है यहाँ से, तो इस तरीके से खुल जाएगी। अब यहाँ से क्या होगा, प्रोटीन है ऐड होगी, सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन होगी, है ना। अगर देखा जाए तो आरएनए कैसा होता है आपका, सिंगल स्ट्रैंड होता है ऐसे इस तरीके से। तो प्रोटीन भी कैसी होती है, इसी तरीके से होती है। ये प्रोटीन आके यहाँ ऐड हो जाएगी। ओके, यहाँ जब प्रोटीन आके ऐड हो रही तो इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी। इनमें पिरिडिन फ्यूरिन तो इनमें भी है, तो इनकी वजह से यहाँ क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा। कट होने के बाद में एक डीएनए से 2 डीएनए नए डीएनए बन रहे हैं। इन्हें कहा जाता है नवीन डीएनए या डॉटर डीएनए। ओके, तो ये नए डीएनए बन गए। फिर वापस इनका क्या हो जाएगा, कुंडल हो जाएगा। कुंडल होने की वजह से डीएनए नए डीएनए का निर्माण हो जाता है। ओके, ये प्रोसेस है। बस क्या है, डीएनए की चेन है। डीएनए की चेन क्या होती है, कुंडलन होती है। कुंडलन होने के बाद में क्या होता है, खुल जाती है। खुलने के बाद में इसमें क्या होता है, प्रोटीन ऐड होती है। प्रोटीन से क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है। तो इस तरीके से आपके नवीन डीएनए का निर्माण हो जाता है। ओके, तो अगर पूछा जाए कि रेप्लिकेशन किसे कहते हैं, डीएनए से डीएनए का निर्माण करना रेप्लिकेशन होता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर अनेक एंजाइम भाग लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि लाइगेज एंजाइम, टोपोमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, प्राइमर्स, है ना। तो इस तरीके से ये एंजाइम इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ में एसएसपी यानी कि सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन यूज़ करते हैं, एसएसपी। ओके, तो ये यूज़ होके क्या होते हैं, नई डीएनए का निर्माण करते हैं। ओके, अब अपन देखेंगे आरएनए। आरएनए क्या होता है, आरएनए होता है आपका सिंगल स्ट्रैंड को बोला जाता है आरएनए। ओके, अब आप बात करोगे कि अगर सिंगल स्ट्रैंड है, मान लो ऐसा है आरएनए, तो अगर इसमें क्या होता है, कुंडलन भी होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स भी होती है। कैसे होगी वो, है ना, देखते हैं। ये आपका आरएनए मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, राइबोज न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होगा, आपके राइबोज होगा। राइबोज में क्या कहा गया था कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, OH पाया जाता है, और जबकि आपके यहाँ OH पाया जाएगा। और जबकि डीऑक्सीराइबोज के अंदर क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन गायब रहता है और केवल हाइड्रोजन रहते हैं। अब इसमें भी अगर पूछा जाए कि आरएनए का कार्बनिक संगठन क्या होता है, वो होता है आपके कार्बनिक यौगिक। अगर कार्बनिक संगठन पूछा, जैसे अपने को पूछ रहे कि सीमेंट का संगठन बताइए, यानी कि सीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से यौगिक पाए जाते हैं, तो अपन बता सकते हैं कि चूना पाया जाता है, जिंक पाया जाता है ना, इस तरीके से बताते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आरएनए का संगठन बताइए, यानी कि आरएनए का कार्बनिक पदार्थ बताइए कौन कौन से पाए जाते हैं, तो उसमें आता है कि राइबोज शर्करा पाई जाती है, क्षार पाए जाते हैं और फॉस्फेट पाया जाता है। ओके, ये तीनों ही पाए जाते हैं। 3 कार्बनिक यौगिकों से मिलकर डीएनए बना हुआ होता है, या 3 इसके यौगिक होते हैं जिनसे क्या बना हुआ होता है, आपका
RNA या DNA दोनों ही बने होते हैं। अब बात आती है कि RNA किस में पाया जाता है? ये आपके कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। ओके, नाभिक के अंदर DNA पाया जाता है और कोशिका द्रव्य के अंदर RNA पाया जाता है। ओके, अब इसके अंदर पूछा जाएगा कि ये कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है ना, बहुत से प्रकार का होता है। tRNA हो गया, mRNA हो गया, बायोलॉजी वाला अपने को इतना नहीं जानना, बस उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानना है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर इसकी होती है। ओके, तो ये होता है सिंगल स्ट्रैंड होता है, यानी कि एक ही इसमें स्ट्रैंड होता है और इसमें कुंडलन पाया जाता है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि इसमें बॉन्डिंग पाई जाती है, जैसे आपके AT और GC के बीच में बॉन्डिंग थी, और उसी तरीके से इसमें भी क्या होती है? बॉन्डिंग पाई जाती है। अब आप बोलोगे ये तो सिंगल स्ट्रैंड है, तो इसमें बॉन्डिंग कहाँ दिखेगी? अपन बना रहे हैं, जैसे tRNA की स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं, एक मिनट। tRNA की स्ट्रक्चर होती है ऐसी, कैसी? ऐसी। ऐसी। अपने को क्या इसकी स्ट्रक्चर जानना, अभी तो कैसी होती है? ऐसे स्ट्रक्चर होती है इसकी tRNA की स्ट्रक्चर्स में से यहाँ हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम मान लीजिए। अगर मैं इस स्ट्रैंड को इसको खींच लेती हूँ इसको, तो केवल एक धागा ही है, यहाँ से किसी तरह से ब्रेक है नहीं है। जबकि DNA में देखा जाए तो कैसी होती है आपकी? इस तरीके की होगी। अगर मैं इसको खींचती हूँ तो ये अलग धागे के नुमा निकलेगा बाहर, और अगर इसे खींचते हैं तो ये अलग धागे नुमा बाहर निकलेगा। बट अगर इसमें से अगर मैं 5 प्राइम को ऐसे ऊपर करके लेती हूँ तो इसमें क्या होगा? केवल एक स्ट्रैंड निकलेगा। और इनमें अगर मान लो ये सिंगल स्ट्रैंड कोई धागा है आपके पास बड़ा सा, उस धागे के अंदर अगर आप उसे फोल्ड कर दो, फोल्ड करने के बाद में उसमें बॉन्डिंग हो जाए, धागे में तो नहीं होगी, लेकिन अगर RNA को फोल्ड कर देते हैं तो इसमें क्या पाए जाते हैं? आपके क्षार पाए जाएंगे। क्षार के बीच में जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, हाँ एक बात कि इसके अंदर यूरेसिल पाया जाता है। ओके, यूरेसिल पाया जाता है। ओके, तो इनके बीच में क्या होगा? बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो इनमें बॉन्डिंग बनेगी, जैसे यहाँ A और T के बीच में बॉन्ड बन गया। अगर धागा है, धागे को अच्छे से अरेंज कर दिया, अरेंज करने के बाद में इसमें क्या बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास क्या है? एक के पास तो OH ग्रुप होगा और एक के पास क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइड्रोजन बने। हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली अपन बोलते किसे हैं? जैसे मेरे पास है OH है, H2O है, वाटर है, वाटर के पास मैंने एक बार H2O ले लिया। ओके, तो इनमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप इसके पास है, जबकि हाइड्रोजन इसके पास है, तो ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। ये केवल अट्रैक्शन है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ना तो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ओनली एज अट्रैक्शन होता है कि उसकी वजह से उसमें अट्रैक्शन, स्टेबिलिटी आ जाती है अट्रैक्शन की वजह से। जैसे अपन किसमें? क्लोराइड आयन में देखते हैं। क्लोराइड आयन में क्या होता है आपके? ऐसा मान लो, इसके अंदर क्या होगा कि देखा जाए तो इसमें क्या हो सकता है कि H2 बाहर निकल सकता है, बट यहाँ H2 बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि यहाँ से क्या होता है, यहाँ मान लो मैं इसे H यहाँ पे दूँ OH से, और ये Cl बोल रहे एक, तो यहाँ क्या होता है? अगर एक कार्बन पर 2 OH समूह कभी भी नहीं टिकते। क्यों नहीं टिकते? क्योंकि वहाँ से H2 रिमूव होने की अपने पास प्रोबेबिलिटी होती है, वहाँ से H2 रिमूव हो सकता है। बट इसमें क्या होगा? इसके अंदर क्लोरीन है, क्लोरीन के पास और यह हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है। अब आप बोलोगे कि मैं अपन ने आज तक हाइड्रोजन बॉन्ड देखी है, फ्लोरीन में देखी है, ऑक्सीजन के अंदर देखी और नाइट्रोजन के पास देखिए, बट आपके देखो जो हेलोजेंस है वो भी कभी कभी आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। आयोडीन के केस में नहीं जाना अपने को, केवल क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में देखा जाए तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनमें पाई जाती है। अगर मैं कंपेयर करती हूँ इसकी और इसकी, तो मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा वो इनमें पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बराबर है और ज़्यादा ही मिलेंगे। बट यहाँ क्लोरीन के केस में देखा जाए तो क्लोरीन में थोड़ी कम पाई जाती है, बट स्टेबिलिटी इसकी वजह से ही माना जाता है कि इसमें क्या है? आपके हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो इसी तरीके से इनमें क्या होगा? हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। ए और एडेनिन और
थायमीन के बीच में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के अगर आपके पास यहाँ क्या होता है साइटोसिन उसमें पाया जाता है, यहाँ क्या पाया जाएगा यूरेसिल पाया जाएगा। ओके, याद रखना कि डीएनए के अंदर डीएनए के अंदर तो क्या होता है साइटोसिन होता है, बट आपके आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल और अगर गुआनिन के बीच में अगर दोनों को रखा जाता है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इनके बीच में इस तरीके से बॉन्ड बन जाएंगे। ओके, इस तरीके से बॉन्ड बन जाएंगे तो ये क्या होगा, आपको दिखने में लग रहा है कि डबल स्ट्रैंड प्रोटीन है, डबल स्ट्रैंड आरएनए, बट डबल स्ट्रैंड नहीं है, केवल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए क्योंकि अगर देखा प्राइमर देखो आप 5 प्राइम 3 प्राइम और कोई दिख रहा नहीं दिख रहा, मतलब कि आपका क्या हो गया सिंगल स्ट्रैंड हो गया। तो आरएनए की स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है। ओके, तो टीआरएनए का एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है कि टीआरएनए के अंदर बताओ कि आपके पास सिंगल स्ट्रैंड निकालो, एक धागा खींच यहाँ से खींच लो, एक धागा हो जाएगा कंप्लीट। अगर सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो केवल एक धागीनुमा संरचना बन जाएगी। इसे कहा जाता है आपकी टीआरएनए या आरएनए बोला जाता है कि सिंगल स्ट्रैंड होता है। वही इसमें भी क्या होता है कि कुंडलन के आधार पर देखा जाता है किस तरीके से इसमें कुंडलन होता है। अब बात आती है कि आरएनए से क्या निर्माण किया जा सकता है। देखो आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की जाती है। ओके, बना देती हूँ मैं। डीएनए का निर्माण हो जाता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण हो जाता है, और आरएनए से किसका प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, और फिर से प्रोटीन से देखा जाए तो डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। अपन देखें कि अपने पास प्रोटीन किस तरीके अपने जो शरीर में प्रोटीन निर्माण कौन कर रहा है। तो इस तरीके से आपकी प्रोटीन निर्माण होती है। डीएनए का निर्माण कैसे होता होगा, है ना। तो ये प्रोसेस होते हैं डीएनए से, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। बस अपने को तो अपने केमिस्ट्री में केवल ऊपर की बात है कि केवल आपको क्या होनी चाहिए, आरएनए की संरचना आनी चाहिए। संरचना कैसी, आपको हेलिकल संरचना में नहीं जाना है कि उसकी हेलिकल संरचना ऐसे ऐसे होती है, बना दिया खत्म, ये नहीं है। केमिस्ट्री में क्या है, अपने को फॉर्मूलेस यूज करनी है, जो कार्बनिक यौगिक थे उनसे अपने को स्ट्रक्चर बनानी है। ये तो सभी को आती है, डीएनए की स्ट्रक्चर 10th क्लास 9th क्लास से स्टार्ट हो गई, वहीं से अपन पढ़ते आ रहे हैं। सेम बेसिक स्ट्रक्चर बनती आ रही है कि ये लो बना दिया डीएनए की स्ट्रक्चर, ये लो आरएनए की स्ट्रक्चर बना दिया। ये थोड़ी स्ट्रक्चर बनानी है अपने को क्या करना है, इनमें क्षार जितने भी आपके वो यूज करने, साथ में क्या यूज करना है, इसके राइबोस शर्करा और फॉस्फेट समूह, उनमें अपने को बताना है कि कितने बंध बन रहे हैं, कैसे बंध बन रहे हैं। इनके अंदर 2 प्रकार की बॉन्डिंग पाई जाती है मोस्टली, एक तो एस्टर बंध पाया जाता है इनमें, और एक पाया जाता है आपके हाइड्रोजन बंध। इसी की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो बस उनको यूज करके एक संरचना बनानी है, वो है आपके रियल डीएनए की स्ट्रक्चर। ओके, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो रियल स्ट्रक्चर वही है, और बाकी बायो वाले जाने कैसी होगी उनकी, है ना। अपने को लेना देना केवल इतने से ही है। तो आपका ये डीएनए आरएनए का पोर्शन केवल इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, ये खत्म हो चुका। अब बात करते हैं एटीपी की, यानी कि ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है ना, किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है। जैसे एटीपी अपन एनर्जी मानते हैं कि अपन दे रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रिसिटी है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी वजह से अपने को क्या है, यहाँ अपने को दिख रहा है, चल रहा है कोई भी, मान लो क्या फैन चल रहा है, कैसी एनर्जी है उसके पास, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है ना, नाम हो गया। अगर किसी को गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो अपने पास हो गया कि वो एनर्जी है। बट अपन कैसे चल रहे हैं, अपने पास एनर्जी किस तरीके से प्रोवाइड हो रही है, उस एनर्जी को अपन क्या नाम दे रहे हैं, वो है आपके एटीपी, है ना। एटीपी से अपने को एनर्जी प्राप्त होती है ना। तो अपने को बस एटीपी की संरचना देखनी और ज़्यादा कुछ नहीं देखना, इसमें किस तरीके से एटीपी की संरचना बनती है। शायद एटीपी का निर्माण करने की है कि इस एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, उसे ही ऊर्जा घर कहा जाता है एटीपी की संश्लेषण का। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। उस एटीपी से ही अपना क्या है चलता रहता है कि जो एनर्जी अपने को मिल रही है, अपन बोल रहे हैं, है ना, वो किसकी वजह से, वो आपके एटीपी की वजह से होता है। ओके, एटीपी की फुल फॉर्म है आपके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एडिनो
ट्राइफॉस्फेट। अब इसके बारे में केवल अपने को संरचना देखनी है, एटीपी से कैसे विघटन हो सकता है वो देखना। एटीपी का विघटन किसमें होगा? एडीपी के अंदर होगा, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर होगा, वो देखना, वो कुछ नहीं देखना। ओके, एटीपी की अपने को संरचना देखनी है, इसका विघटन देखना है कि एटीपी में कन्वर्ट कैसे होती है, एडीपी से एटीपी किस तरीके से निर्माण होता है। आपके हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन कैसे होता है ना, ये होता है आपका एडिनोसिन। एडिनोसिन को क्या करना है आपको? ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं। आपको जब पहले बताया गया था कि डीएनए की संरचना के अंदर भी फॉस्फेट किस तरीके से ऐड होगा। फॉस्फेट क्या होता है? H3PO, यही होती है स्ट्रक्चर संरचना यानी कि फॉर्मूला, सॉरी। तो इसकी संरचना किस तरीके से निर्माण करेंगे? डबल बॉन्ड एक OH OH OH, ये होगी। इसमें से क्या होगा आपके? यहाँ से रिमूव जाएगा H2, चलो मैंने यहीं से रिमूव कर दिया। यहाँ से रिमूव हो जाएगी और ये संरचना इस तरीके से बन जाएगी। और अगर यहाँ से अगर इस H को यहाँ माइनस साइड लगा सकते हैं हटाके, तो ये मैंने माइनस साइड लगा दिया। अब दूसरा ऐड अपने पास फॉस्फेट 3 है, तो 3 ऐड करने हैं आपको। तो यहाँ से मैंने किया, इसमें से H2H P, फिर से डबल बॉन्ड O माइनस यहाँ से O, ऑक्सीजन, P फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O माइनस, और ये हो गया O माइनस। इस तरीके से आपके एटीपी की संरचना होती है। एडिनोसिन ये हो गया। एडिनोसिन के अंदर क्या हो गया आपके? एडेनिन प्लस आपके शर्करा मिलके एडिनोसिन का निर्माण करती है। जैसे थायमिडीन का देखा जाए तो थायमीन प्लस थायमिडीन, मतलब थायमीन प्लस आपकी क्या हो गया, उसके अंदर कोई शर्करा जो भी जुड़ी हुई होगी वो होगा थायमिडीन। जैसे यूरिडीन हो गया। यूरिन तो आपने सुना है, यूरेसिल सुना आपने, तो आपको यूरिडीन बनाना है, यूरेसिल से यूरिडीन बनाना है। तो यूरेसिल का फॉर्मूला साथ में उसके क्या ऐड करना है, वो जो आपकी जो भी शर्करा है, राइबोज ले रहे हो या डीऑक्सी राइबोज ले रहे हो, वो शर्करा आपके ऐड हो जाती है। तो अपन एटीपी की संरचना देखें तो अपने पास हो गया ये एडिनोसिन हो गया, ये कंप्लीट एडिनोसिन है। ये आपके ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स ऐड हैं। तो अगर अपने को डाइफॉस्फेट बनाना है तो डाइफॉस्फेट का निर्माण किस तरीके का हो, यहाँ से हटा दो एक फॉस्फेट। ओके, तो ये हो गया डाइफॉस्फेट। तो ये क्रिया किस तरीके की होती है, मतलब को आपको किस तरीके से निर्माण करना है, और इसमें से अगर एक एडीपी से एटीपी का निर्माण किया जाता है तो कितनी एनर्जी अपने को मिलती है वो देखना है। ओके, हटा दो, बहुत ईजी है। एडीपी से अगर एडीपी है, मान लो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर क्या किया, एक फॉस्फेट लिया। फॉस्फेट को यहाँ PI से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना, PI से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो इसमें किसमें कन्वर्ट होगा, एटीपी में कन्वर्ट होगा। एटीपी से प्लस H2O बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। जब जनरली मेरे पास फॉस्फोरस था, P लास्ट डबल बॉन्ड O, यहाँ अगर मैं OH लगा देती हूँ, ओके, तो यहाँ से क्या होगा, दूसरा फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहा है। तो ये OH, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ OH आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। जब फॉस्फोरस पर दूसरा फॉस्फेट अणु जुड़ता है तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो रहा है और एटीपी का निर्माण हो रहा है। यही हो रहा है प्रोसेस, यानी कि एडीपी तो है, एडीपी के अंदर एक फॉस्फेट समूह जोड़ना है, एक फॉस्फेट समूह, तो अपने पास वाटर प्लस एटीपी का निर्माण होता है। अब अपने को क्या करना है कि वाटर प्लस एटीपी का निर्माण हो रहा है, कितनी एनर्जी मिलती है, तो आपके 7
किलो जूल प्रति मोल एनर्जी मिलती है। ओके, अगर पूछा जाए कि एडीपी से एटीपी के निर्माण या अपने पास जो निर्माण होता है तो उसमें कितनी एनर्जी मिलती है, तो वो मिलती है 7 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी प्राप्त होती है। तो देखो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ह्यूमंस में, तो किस तरीके से एटीपी के रूप में मिलती है अपने को। एटीपी, अगर एक एटीपी का विघटन करवाया जाए, है ना, तो कितना प्राप्त होता है अपने को, कितनी एनर्जी मिलती है, 7 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी प्राप्त होती है। ये हो गया आपका एटीपी का। एटीपी के बारे में आपकी बुक में भी ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, केवल इतना लिखा हुआ है कि किस तरीके से प्रोसेस, बस आपको ये जाना है, इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए और एडीपी से एटीपी का पता होना चाहिए कि एटीपी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एडीपी की स्ट्रक्चर कैसी होती है और कितनी एनर्जी मिलती है। और बाकी है क्या लिखा हुआ है कि इसकी एनर्जी अपने को मिलती है, इसके बिना नहीं, एनर्जी अगर नहीं मिलेगी तो, है ना, जीवन समाप्त, ऐसे ही कुछ बातें लिखी है जो बकवास सी बातें हैं, वो नहीं जाना। सबको पता है कि एनर्जी सबको चाहिए होती है। जब भी कोई काम कर रहे हैं, कोई भी, चलो मशीन चल रही है, कोई मशीन चल रही है, उससे भी तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी के बिना तो वो भी नहीं चलेगी, है ना। कोई भी वर्क करने के लिए पहले अपने को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो अपने को एटीपी मिलती है ना। तो ये बस इतना नॉलेज होना चाहिए कि एटीपी के रूप में अपने को एनर्जी प्राप्त होती है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कुछ नहीं बचा, आपके मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, आपकी तरफ से हुआ या नहीं हुआ आप देख लेना। तो नेक्स्ट चैप्टर अपन देखेंगे अपना जो भी होगा। ओके, सोच रहे हैं कि हेट्रोसाइकिल ले लें, हेट्रोसाइकिल कंपाउंड पढ़ लें अपन। हेट्रोसाइकिल कंपाउंड आपका बहुत बड़ा है और यूनिट पूरी कंप्लीट है, इसमें आपको रटने रटाने का कुछ ऐसा है नहीं। रिएक्शंस है, रिएक्शंस के साथ आपको क्या है, मैकेनिज्म भी याद रखनी है, सब कुछ आपको याद रखना है। यानी कि आपके 5 मेंबर और 6 मेंबर, साथ में फ्यूज रिंग, 3 प्रकार की रिंग्स के बारे में आपको जानना है। ओके, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज के लिए इतना काफी है।